हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स कॉम्पिटिशन्स। साथियों, सहायक लेखाकार की परीक्षा 23 अप्रैल को आयोजित हो रही है और उत्तराखंड में ये बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है क्योंकि इसमें 600 से अधिक पदों के लिए लोगों ने आवेदन किए हैं और इस जैसा अवसर ना कभी पहले सहायक लेखाकार या कॉमर्स फील्ड के लोगों को मिला है और ना ही आगे मिलने की संभावना है निकट भविष्य में। तो इसीलिए जो भी प्रयास है आप अपनी बड़ी शिद्दत के साथ करिए, हम आपके साथ हैं। कॉमर्स कंपटीशन आपको मदद करेगा आपके इस पेपर में आपको पास होने के लिए। जो ज़रूरी अंक हैं 45 हैं, उनको क्रॉस करते हुए अच्छी मेरिट के साथ आप इस परीक्षा को पास करें। हमने आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो को हम डेमो वीडियो के रूप में ले रहे हैं। इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं और साथ ही साथ इनका विस्तार भी हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? AS01 लेखा नीतियों का प्रकटीकरण, AS3 माल सूची का मूल्यांकन, AS6 नगद प्रवाह विवरण, यह सभी सुमेलित हैं। साथियों, ये AS का मतलब यहाँ पर ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि लेखांकन के नियमों को फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं कि लेखांकन का में एक रूपता रहे, और वो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं कि लेखांकन किसी भी जगह पर हो वो एक रूपता के साथ होना चाहिए। तो इनके आधार पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तैयार किए गए हैं उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के को लेकर के ये प्रश्न आया है और ये इसका सही उत्तर है ए। AS1 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो लेखा नीतियों का प्रकटीकरण के लिए होता है। पुराने फर्नीचर के विक्रय की हानि डेबिट की जाएगी कहाँ पर? तो साथियों, कोई भी हानि अगर होती है तो वो डेबिट की जाती है, और डेबिट इसलिए की जाती है क्योंकि लॉस जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होता है, वो होता है नॉमिनल अकाउंट। और इसी तरह से नॉमिनल अकाउंट जब डेबिट होगा तो कहाँ डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो किसी भी फर्नीचर की विक्रय पर अगर हानि हुई है तो उसे हम लॉस ऑन सेल ऑफ ऑल फर्नीचर के नाम से डालेंगे और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर देंगे यानी कि डेबिट कर देंगे। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए आता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ए एवं बी लाभ को 2:1 में बांटते हैं, वे सी को 1/4 के लिए शामिल करते हैं। सी पूंजी लाता है 12,000 रुपए। बी की एडजस्टमेंट जो होगी है पूंजी की वो कितनी हुई है? समायोजित पूंजी कितनी होगी? तो ये प्रश्न हमें करना है। इस प्रश्न को करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि ये किस तरह से प्रश्न होगा। इस प्रश्न को हम करते हैं, देखिए ये प्रश्न वो कह रहा है कि ए और बी का अनुपात जो है वो 2:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो योग है वो 3 हो गया। 2:1 का योग, अनुपातिक योग हुआ 3। सी को 1/4 के लिए उन्होंने शामिल किया है, तो सी को जब 1/4 हिस्सा दे दिया जाएगा तो शेष भाग जो लाभ का बचेगा वो कितना बचेगा? 1 - 1/4। तो बचेगा इसमें 3/4। तो ए और बी यहां पर 3/4 के रेशियो में रहेंगे, 3:4 के रेशियो में रहेंगे। तो बी का यहां पर जो शेयर बचता है वो कितना बचता है? बी का जो अंश बचेगा वो कितना बचेगा? 3/4 गुणा बी का पहले रेशियो क्या था? 1/3। तो 1/3 था, तो 1/3 इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/12। तो इस तरह से ये आपका नया रेशियो बनेगा किसका? बी का। तो अब यहां पर बी को हमें क्या करना है? कुल पूंजी हमारी जो आएगी वो कितनी आएगी, अब ये निकालना होगा। अगर 1/4 हिस्सा सी लाता है और उस हिस्से में वो 12,000 रुपए पूंजी लाता है, तो पूरे हिस्से की पूंजी कितनी होगी, यानी कि पूरी पूंजी कितनी होगी? 12,000 × 4, तो 48,000 कुल पूंजी होगी। और इस कुल पूंजी में बी की समायोजित पूंजी निकालनी है, तो 48,000 गुणा 3/12, 3/12। तो 3/12 करते हुए हमें क्या मिलेगा? 12 चौक 48, 4 और 4 तियां 12। तो 12,000 रुपए इसका सही उत्तर होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा बैठ रहा है बी। ऑप्शन नंबर बी बैठ रहा है जो कि सही उत्तर है। तो आपको सॉल्यूशन मैंने करके दिखाया, आप इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो इसकी प्रविष्टि करते समय जमा किया जाएगा। जमा किया जाएगा ये पूछा जा रहा है, यानी कि जमा का मतलब होता है क्रेडिट किया जाएगा। कहां क्रेडिट किया जाएगा? साथियों, अगर पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान
साझेदारी अधिनियम में या साझेदारों द्वारा अपने आप किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जब पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो साझेदारों की पूंजी में इंक्रीज हो जाएगा। तो जब साझेदारों की पूंजी में इंक्रीज होगा तो पूंजी का जो बैलेंस है वो ऑलरेडी क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो पूंजी अगर और बढ़ानी है तो हमें पूंजी को और क्रेडिट करना होगा। तो इस हिसाब से पूंजी में जमा किए जाने का मतलब है क्रेडिट किया जाना। तो किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा, किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा, इसमें किया जाएगा पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लाभांश का भुगतान सामान्यतः किया जाता है, कहां से किया जाता है? अंश प्रीमियम खाते से किया जाता है, पूंजी अभिधान आरक्षित खाते से किया जाता है, चालू वर्ष के लाभों से किया जाता है, या सभी से किया जाता है। साथियों, लाभांश क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है लाभ का अंश। कंपनी या कोई भी संस्था अगर पैसा लाभ कमाती है, अर्जित लाभ करती है लाभ को, तो उसमें से अंशधारियों को उनका हिस्सा देती है, लाभ का हिस्सा। तो ऐसे में उसे लाभ अंश कहा जाता है, लाभांश कहा जाता है। तो इस लाभ को देने के लिए लाभ अंश को देने के लिए कुछ ऐसे रिजर्व्स या कुछ ऐसी स्थितियां होनी चाहिए जहां से उसको डेबिट किया जाना है। तो यही इस प्रश्न को में पूछा जा रहा है कि लाभांश का भुगतान सामान्यतः कहां से किया जाता है। तो लाभांश का भुगतान सामान्यतः चालू वर्ष के लाभों से किया जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप देख करके चलिए। एक कंपनी शेयर जब्त कर सकती है जबकि कंपनी अपने शेयर्स को जब्त कर लेती है। अगर जब्त करने का मतलब ये होता है कि यदि किसी अंशधारी जो कि एक एप्लीकेंट है, उसने अंश की खरीदने की बात की और अंश खरीदने के बाद उसने कुछ भुगतान नहीं किए, कॉल्स हुई, उसने भुगतान, याचनाएं हुई, उसने भुगतान नहीं किए, बार बार कॉल्स की गई, उनको नोटिस भी दिए गए, लेकिन उसने याचना का भुगतान, कॉल का भुगतान नहीं किया। ऐसी स्थिति में कंपनी के पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो उनके शेयरों को, जो भी उनको दिए गए, उनको जब्त कर ले। तो ऐसे में जब्त करने पर शेयर, तो कंपनी क्या करेगी जब्त करने के समय? तो ये कंपनी कर सकती है उन कंडीशंस पर। क्या कंडीशंस है? अंशधारी निर्धारित समय में मांग की राशि का भुगतान नहीं कर पाता, यही कंडीशन उचित है। ये बाकी 3 कंडीशंस उचित नहीं है। अगर कोई अंशधारी निर्धारित समय में मांग की राशि यानी कि कॉल जो की गई है राशि, उसका भुगतान नहीं कर पाता है, तो ऐसे में कंपनी के पास अधिकार है कि वो उसको शेयरों को जब्त कर ले। यदि चालू अनुपात 3:2 है और चालू दायित्व 40,000 है, तो चालू परिसंपत्तियों की राशि क्या होगी? इस क्वेश्चन को भी हमें हल करना होगा। देखिए, चालू अनुपात क्या होता है? चालू अनुपात होता है करंट रेशियो बराबर क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी होता है। तो करंट रेशियो क्या है? 3/2 है। तो करंट एसेट्स हमारे पास कितनी है? दे नहीं रखा है। करंट लाइबिलिटी कितनी है? 40,000 है। तो इस हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? 1,20,000 इज इक्वल टू CA यानी कि करंट एसेट्स। तो 1 CA इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 60,000। तो इस हिसाब से इसका आंसर आता है 60,000 रुपए। चालू परिसंपत्तियों की मूल्य है 60,000 रुपए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको देता है? देखिए, आंतरिक लेखा परीक्षक क्या होता है? आंतरिक लेखा परीक्षक वो होता है जो आंतरिक जांच करता है, और इसकी नियुक्ति भी संचालक मंडल द्वारा ही की जाती है, इंटरनल होता है। तो इसकी नियुक्ति जब संचालक मंडल को की जाएगी तो संचालक मंडल को ही ये अपनी रिपोर्ट देगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न हम देखते हैं। नमूना जांच कटौती करता है। नमूना जांच किसमें, यानी कि टेस्ट चेकिंग किसमें कटौती करता है? किस चीज में कटौती करता है? लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिट के कार्य को, ऑडिटर के दायित्व को, लेखा परीक्षक के कार्य और दायित्व दोनों को, लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक को। पारिश्रमिक से कोई मतलब नहीं है, उससे पहले ही तय हो जाता है कि हमें कितना धन आपको देना है। कार्य और दायित्व किसी भी स्थिति में उसके कम नहीं होते हैं। जिस क्षेत्र के ऑडिट के लिए उसको नियुक्त किया गया, उस क्षेत्र के ऑडिट की पूरी दायित्व उसकी है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो इन तीनों ऑप्शंस में कोई भी आंसर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कि लेखा परीक्षक के कार्य को ये करता है। टेस्ट चेकिंग होता क्या है, यहां पर हमें यह भी देखना होगा। टेस्ट चेकिंग होता है कि बहुत सारे लेन देन होते हैं, बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, जर्नल्स होते हैं, उन सबको एक एक एंट्री को चेक ना करते हुए कुछ चुनिंदा लेखे या चुनिंदा प्रविष्टियां या चुनिंदा मदें जो हैं
उनका ऑडिट कर दिया जाए तो उसे हम टेस्ट चेकिंग, या उनकी जांच कर दी जाए तो उसे हम टेस्ट चेकिंग बोलते हैं। तो ये आंसर इसका होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, एग्जिम बैंक भारतीय निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता देता है, कैसे? तो ये आंसर इसमें पूछा जा रहा है कि केवल विदेशी मुद्रा में, केवल भारतीय और विदेशी मुद्रा में, और शून्य ब्याज ऋण के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में। साथियों, एग्जिम बैंक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। एग्जिम EXIM से मिला हुआ बैंक है। EX फॉर एक्सपोर्ट और IM फॉर इंपोर्ट, तो दोनों को मिलाकर के एग्जिम बैंक बना दिया गया और इसका नाम एग्जिम बैंक रख दिया गया। ये आयात और निर्यात को, यानी कि विदेशी व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो यही प्रश्न उससे पूछा गया है कि भारतीय निर्यातकों को और आयातकों को वित्तीय सहायता कैसे देगा ये? तो ये देगा केवल भारतीय और विदेशी मुद्रा में। तो ये आंसर बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 11वां प्रश्न है, जीवन बीमा में बीमित जोखिम है घटित होना निश्चित, घटित होने की जानकारी भी निश्चित, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। जीवन बीमा, जीवन एक ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है, कभी भी घटना हो सकती है, कभी भी नहीं होती, कोई समय निश्चित नहीं है। अगला ऑप्शन आता है घटित होना, घटित होना निश्चित, कहीं कोई घटित होना निश्चित, घटित होना तो निश्चित है लेकिन घटित होने की जानकारी नहीं है। उसके अलावा घटित होना निश्चित नहीं है, बिल्कुल सही, और घटित होने के समय की जानकारी भी नहीं है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 11वें प्रश्न का ठीक आंसर है। अदत्त मजदूरी क्या है? आउटस्टैंडिंग मजदूरी क्या है? आउटस्टैंडिंग मजदूरी का मतलब क्या हुआ? ऐसी मजदूरी जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष में नहीं किया जा सका, जिसे हम कैरी फॉरवर्ड करके अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान के लिए ले जाएंगे। तो अगर इसका भुगतान किया जाता तो ये इस समय भुगतान हो गया होता, लेकिन इसका भुगतान नहीं किया गया। इसे भुगतान तो करना ही है, चाहे अगले वित्तीय वर्ष में करें। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ दायित्व हमारा। और ये दायित्व कैसा है? ये दायित्व है चालू देयता, यानी कि करंट लायबिलिटी है। ये वर्ष में भुगतान किया जाना था लेकिन नहीं हो सका, तो जो वर्ष में भुगतान किए जाते हैं वो चालू दायित्व कहलाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13वां प्रश्न है, बकाया मांगों पर ब्याज लिया जा सकता है कितने प्रतिशत? 5% लिया जा सकता है, यही उत्तर इसका है। अगला प्रश्न 14वां, बोनस अंश निर्गमित किए जाते हैं कहां से? लाभ हानि खाते के शेष से, अंश प्रीमियम खाते से, पूंजी संचय से और सभी से। साथियों, बोनस अंश होता क्या है? बोनस अंश क्या होता है? देखिए, बोनस अंश जो होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को कंपनियां मुफ्त में जो शेयर्स दे देती हैं और बोनस के रूप में देती हैं, वो बोनस शेयर्स कहलाते हैं। ये किनको मिलते हैं? ये इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों को मिलते हैं। और ये कहाँ से दिए जा सकते हैं? कौन से फंड्स ये या कौन सी मदों से इनका धन डेबिट किया जा सकता है? तो ये तीनों सही हैं। लाभ हानि खाते से भी दिया जा सकता है, अंश प्रीमियम खाते से भी दिया जा सकता है और पूंजी संचय से भी दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 सभी में से बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न हम देखते हैं। संचालक मंडल की बैठक होनी चाहिए प्रति माह, प्रति छिमाही, प्रति तिमाही, प्रति 4 महीने बाद? नहीं, प्रति तिमाही बैठक हो जानी चाहिए। अधिकतम 3 महीने में एक बैठक हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न 16वां है, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत लागत अंकेक्षण किसके अंतर्गत किया जाता है? धारा पूछी गई है कि लागत अंकेक्षण किस धारा के तहत किया जाता है। तो ये आंसर है इसका, इस कंपनी अधिनियम 1956 पूछा गया है, इसीलिए 233 इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? सामान्य बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1971 में। 18वां प्रश्न हम देखते हैं। अग्नि बीमा में बीमा योग्य हित होना चाहिए। बीमा योग्य हित होना चाहिए, बीमा योग्य हित का मतलब क्या है? कि ऐसा व्यक्ति जिसका हित उस संपत्ति में होना चाहिए। किसके समय? क्षति के समय भी होना चाहिए और बीमा के समय भी होना चाहिए। और अग्नि बीमा में यही नियम लगता है कि जब बीमा हो रहा हो तब भी उसका, जिस व्यक्ति ने बीमा कराया उसका बीमा योग्य हित होना चाहिए और हानि के समय भी होना चाहिए। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 19वां प्रश्न है, नई मशीन की स्थापना पर व्यय किया जाएगा, वो कहाँ जाएगा? मशीन खाते में क्रेडिट होगा, मशीन खाते में डेबिट होगा, लाभ हानि खाते में डेबिट होगा या कोई नहीं? देखिए, जब तक मशीन की स्थापना नहीं हो जाती, वो क्रियाशील नहीं हो जाती है,
तब तक उसको लाने, स्थापित करवाने और शुरू करवाने तक के जितने भी व्यय होते हैं वो मशीन की लागत में जुड़ जाते हैं। तो मशीन की लागत में डेबिट किए जाएंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंडिचर, जो भी उसमें खर्च हो रहा है उसको हम उतने अमाउंट से मशीन खाते में डेबिट कर देंगे। तो जब तक मैंने बताया कि जब तक मशीन की स्थापना नहीं हो जाती, वो क्रियाशील नहीं हो जाती, तब तक लाने और क्रियाशील करने तक के खर्चे जो हैं वो सारे मशीन खाते में डेबिट होंगे। तो मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाएंगे तो मशीन खाते में ही डेबिट होंगे। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा इसका तथ्य आपको देने की प्रयास हुआ है। अगला क्वेश्चन 20वां प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। यदि प्रारंभिक स्टॉक 10,000 रुपये है, क्रय 30,000 रुपये है, प्रत्यक्ष व्यय 4,000 रुपये है और अंतिम स्टॉक 5,000 रुपये है, तो विक्रय कितना होगा? सेल पूछा गया है। तो सेल निकालने का साथियों ये फार्मूला होता है कि सेल इज इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस हिसाब से 10,000 प्लस 30,000 प्लस 4,000 34,000 44,000 रुपये, 44,000 माइनस 5,000 रुपये, तो इस हिसाब से 39,000 इसका आंसर आना चाहिए। तो 39,000 ए ऑप्शन है। तो साथियों ये 20 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको प्रारंभिक रूप से भेजे हैं। इन प्रश्नों को आप देखिए, समझिए और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि अभी समय काफ़ी है और इस दौरान हम इसी तरह के प्रश्नों को यदि हल करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे परिणाम को बदला जा सकता है। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के भीतर शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।